Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आइस यूट्यूब चैनल। आज 21 मार्च है और 21 मार्च को द हिंदू से मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं डिस्कशन के लिए। जो पहला टॉपिक है वो मिलेट्स के बारे में है। मिलेट्स का हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस यूपीएससी के सिलेबस में। जो दूसरा टॉपिक है वो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। ओपोजिशन डिमांड कर रहा है कि अदानी के इशू पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इम्पार्शियल वे में। तो हम देखेंगे कि जेपीसी कैसे बनती है, क्या उसका मैंडेट होता है और कैसे वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है, क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है उसके रिपोर्ट पे। फिर है आईपीसीसी का भी रिसेंट रिपोर्ट आया है, मंडे को सबमिट किया आईपीसीसी ने यूएन को अपनी रिपोर्ट। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर आईपीसीसी के और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, या फिर ये कहें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो इंक्रीज है ग्लोबल टेम्परेचर का उसको लिमिट करने के लिए। फाइन। और जो भी कंटेंट है, कंटेंट मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, लिंक का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और यहां से आप इसको डाउनलोड कर लें फर्दर अपने रिवीजन या रेफरेंस के लिए। और इस डिस्कशन में अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें। अगर कहीं भी सुधार की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सजेशंस लिखें। जो पहला टॉपिक है डिस्कशन का वो है मिलेट्स पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कई सालों से प्रमोट कर रही है मिलेट्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्यों गवर्नमेंट कॉन्शियस है मिलेट्स को लेके। देखें, इंडिया में या फिर ये कहें वर्ल्ड में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ने के चलते हुआ क्या है कि लोग ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ा है अर्बनाइजेशन के चलते। दूसरी बात यह भी रही है कि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा है, एक तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले 50 सालों में मोर देन डबल हो गया है हमारा पॉपुलेशन। तो अब इसमें होगा क्या कि जितना फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उस पे जाके प्रेशर पड़ा है। अर्बनाइजेशन के चलते, कंज्यूमरिज्म के चलते, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते फूड का डिमांड बढ़ा है। तो गवर्नमेंट्स ने क्या प्रमोट किया है, राइस और व्हीट का कंजम्पशन। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स इंट्रोड्यूस करके राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। पहले जो लोग मिलेट्स कंज्यूम करते थे, इंडिया में इनफैक्ट मिलेट्स मेजर वे में कंज्यूम किया जाता था, लेकिन सारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइस एंड व्हीट। मेजर वे में जैसे जैसे राइस और व्हीट की तरफ शिफ्ट हुआ है कंजम्पशन पैटर्न, प्रोडक्शन पैटर्न, उसके कुछ इंप्लीकेशंस देखने को मिले हैं। इंप्लीकेशंस ह्यूमन हेल्थ पे देखने को मिले हैं और इन्वायरमेंट पे देखने को मिले हैं। ह्यूमन हेल्थ पे अगर हम देखें तो पिछले 50 सालों में तमाम तरह की जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो आई हैं पिक्चर में। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मींस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अस्थमा। तो तमाम जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं वो देखने को मिली है ड्यू टू चेंज इन और कंजम्पशन पैटर्न, या फिर ये कहें कि हमारा लाइफस्टाइल भी वैसा हो गया है। तो पहला इसका इंप्लीकेशन ये हुआ है राइस और व्हीट का कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका इंपैक्ट मेजर में पड़ा है। दूसरी बात यह भी है कि ये उतने न्यूट्रिशियस भी नहीं होते। अगर हम इन्वायरमेंट पे बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें राइस का एग्जांपल, तो राइस एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। वाटर, हाई वाटर कंज्यूम होता है उसमें, तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो सलाइन हो जाएगा। ठीक है, सॉइल सलाइन होगा। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने से होगा क्या कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। और पिछले 50 सालों में जब से हाइब्रिड वैरायटीज इंट्रोड्यूस किए गए, तो जो प्रोडक्टिविटी का रेट ऑफ ग्रोथ था वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो अब स्टैग्नेट होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स का इनकम है वो भी स्टैग्नेट हो रहा है। तो जितना इनकम एक्सपेक्ट करते हैं फार्मर्स हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करके या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके, उतना उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है, सॉइल सलाइन हो रही है, इन्वायरमेंट पे मेजर वे में इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आप देखें कि इन्वायरमेंट और हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, दोनों के हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा है। इन दोनों का सिंपल और इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मिलेट्स का प्रोडक्शन। क्यों मिलेट्स का प्रोडक्शन इजी है, क्योंकि अगर आप देखें इसका कि इसके जो न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है,
डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा होता है इसमें, मोर देन 7-8% सारे प्रकार के जो जितने भी मिलेट्स उसमें होता है। फाइबर होने से क्या होगा कि जो आपका गट हेल्थ है वो काफी अच्छे कंडीशन में होता है, ठीक है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, इस तरह के जितने भी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मिसिंग होते हैं या फिर बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं राइस और व्हीट में, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं मिलेट्स में। फाइन, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको कहा है न्यूट्री सीरियल्स, दैट दे आर रिच इन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये चूंकि न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज अगर आप इनकी देखें तो ह्यूमन हेल्थ पे इनका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। जो भी लोग कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपको बता दें कि जो राइस और व्हीट होता है इसमें ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन क्या करता है कि आपका जो इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं उनको डैमेज करता है, और हेल्थ ऑफ इंटेस्टाइन जैसा है वैसा ही आपका इम्यून सिस्टम भी रहेगा। तो कहते हैं कि गट हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा इम्यून सिस्टम भी रहेगा। तो जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा उतना ही हेल्दी लाइफ आप जी पाएंगे। तो अगर ग्लूटेन आपके इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो मिलेट्स होते हैं दे आर ग्लूटेन फ्री, तो ग्लूटेन फ्री होते हैं, हाई फाइबर इनमें होता है, तो आपका जो गट हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है। तो जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इफिशिएंट वे में एब्जॉर्ब हो पाते हैं बॉडी में। कई बार बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है न्यूट्रिएंट्स को, उसकी वजह से भी क्रोनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इनकी एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट। तो जो ड्राई लैंड कंडीशंस हैं इंडिया में 42% एरिया जो है 42% एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग होती है। तो ये ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, मींस कि कम से कम वाटर में भी ये क्रॉप सर्वाइव कर जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि दे आर सुटेबल फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग, ठीक है। दे कंज्यूम लेस वाटर एंड सुटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन्स। तो इनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई यील्डिंग वेराइटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वाटर कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी मेंटेन रहता है, अच्छा रहता है। अगर राइस जहां पे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, आप देख लें पंजाब की स्थिति, तो वहां पे जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो भी ज्यादा है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के चलते हो क्या रहा है कि जो रॉक्स हैं अंदर नीचे उनसे लीचिंग हो रही है और ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है जहां पे राइस कल्टीवेशन ज्यादा है, ठीक है। आप देखिए पूरा ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो बेल्ट है वो पूरा वाटर आर्सेनिक हो गया है ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ वाटर। तो ये जो इसके एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर मोर फेवरेबल टू स्मॉल फार्मर्स या फिर ये कहें ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए, ठीक है। और ये बात रही मिलेट्स का हेल्थ और न्यूट्रिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब बात ये आती है कि इंडिया में जो कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कितने फेवरेबल हैं। तो मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए आइडियल वो 27 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि काफी सारे जो इंडिया का मेजर रीजन से वहां पाया जाता है। जो रेनफॉल चाहिए इसको 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, सॉरी 100 mm। तो आप देखें कि जो राइस होता है उसको मोर देन 250 चाहिए, इसके लिए 50 to 100 चाहिए। इस तरह से आप देखें कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी सुटेबल है, और इसी रीजन से जो इंडिया का ग्लोबल शेयर है मिलेट्स के प्रोडक्शन में वो 20% है। उसी तरीके से हम बात करें एशिया का, तो एशिया में इंडिया का शेयर 80% है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल मिलेट्स प्रोडक्शन में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर तो स्टेट्स में सबसे ज्यादा राजस्थान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राजस्थान के बाद कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद एमपी है, एमपी के बाद यूपी है। तो इंडिया में अच्छा प्रोडक्शन भी होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सुटेबल हैं, और इसी रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है मिलेट्स का प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही यूएन को प्रपोज किया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए, और यूएन ने किया भी। यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर दिया है, ठीक है। बजट 2023 में भी बात की गई श्री अन्न की, मीन्स की श्री अन्न मीन्स मिलेट्स। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी है मिलेट्स को प्रमोट करना।
कॉन्फ्रेंस भी हुआ था मिलेट्स पे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दे आर डोर टू प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स गुड इन्वायरमेंट, गुड ह्यूमन हेल्थ, फार्मर्स के लिए काफी रेम्यूनेटरी हो सकता है। अगर आप देखें मार्केट में, देखें मिलेट्स का रेट और राइस और व्हीट का रेट, तो मिलेट्स का रेट कहीं ज्यादा है, जबकि कहा यह जाता है कि दे आर फूड ऑफ पुअर पीपल। तो उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसका अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा है और मिलेट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि जो मिलेट्स का रेट है मार्केट में, वो 2 से 3 गुना ज्यादा है कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। अब समस्या ये है कि देखिए इंडिया में मिलेट्स एक कल्चरल डाइट था, लोग कंज्यूम करते थे, चाहे नॉर्थ इंडिया हो साउथ इंडिया हो। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रागी कंज्यूम किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में बाजरा ज्वार कंज्यूम किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मिलेट से पूरा डाइटेटिक पैटर्न ही शिफ्ट हो गया। मेन कल्प्रिट है ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि बेसिकली फूड सिक्योरिटी के चलते गवर्नमेंट ने फेवर किया व्हीट और राइस को, तो उसके हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटीज इंट्रोड्यूस किए गए फार्मिंग में, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। और जरूरी भी था क्योंकि उस समय जो फूड क्राइसिस था, जो हंगर था, वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट था इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली राइस और व्हीट को प्रमोट किया। इनफैक्ट उन्हीं एरियाज में प्रमोट किया जहां पे कि बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं। तो अगेन जो स्मॉल फार्मर्स है वो भी एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे राइस और व्हीट के बारे में। फिर बात थी कि गारंटीड प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट का। तीसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया, फूड सिक्योरिटी। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जैसा मैंने आपको पहले समझाया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और जो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल रिजिड हो गया, ओसिफाइड हो गया। अब गवर्नमेंट चाह के भी राइस और व्हीट का प्रोक्योरमेंट नहीं कम कर सकती, क्योंकि फार्मर्स का ऐसा एक कह सकते हैं कि उनका ऐसा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है इसमें, प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं कि गवर्नमेंट बराबर राइस और व्हीट प्रोक्योर करती रहे। उसकी वजह से होता क्या है कि काफी सारा वेस्टेज भी होता है और गवर्नमेंट काफी बड़े अमाउंट में सब्सिडी भी इनकार करती है टू प्रोक्योर राइस एंड व्हीट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है कि मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रमोट किया जाए और लोगों में इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको लेकर लोगों में कॉन्शियसनेस इंप्रूव किया जाए। लेकिन मिलेट्स के प्रमोशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जो राइस, व्हीट और मेज का जो ट्रॉइका है, पूरे वर्ल्ड में जो भी सेरेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें राइस, व्हीट और मेज का कंट्रीब्यूशन 89% है। तो FAO के हिसाब से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से राइस, व्हीट और मेज का कंट्रीब्यूशन 80% है। तो चैलेंज हो जाएगा कि अगर लोगों का डाइटरी पैटर्न शिफ्ट करना है तो प्रोडक्शन पैटर्न शिफ्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन पैटर्न शिफ्ट होने की सबसे पहली बात यह है कि लोगों की तरफ से डिमांड वैसा होना चाहिए। तो डिमांड वैसा होगा तभी जाके जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो शिफ्ट होगा। और सबसे डिमांड में चैलेंज ये है कि जो लोगों का डाइटरी पैटर्न है वो शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो डाइटरी पैटर्न बहुत स्लोली शिफ्ट होता है। तीसरा चैलेंज ये है इसमें कि मिलेट्स के केस में जो मिलेट्स के हाइब्रिड वैरायटीज हैं उनमें और जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं उनमें जो यील्ड का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो समस्या भी ये हो जाएगा कि जो करंट पैटर्न ऑफ डिमांड है सेरेल्स का उसको मीट नहीं कर पाएगा मिलेट्स अगर अभी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि कुछ रिसर्चेस होने चाहिए, कुछ अच्छे वैरायटीज इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है किसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये हैदराबाद में है, कि इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पर रिसर्च की जाए, हाई यील्डिंग वैरायटीज इंट्रोड्यूस किए जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चैलेंजेस भी हैं लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि चूंकि मिलेट्स का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है मार्केट में, बट लोगों का जो एबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है। लोगों का पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हुआ है तो लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस फूड पे। ठीक है, तो जो ग्लोबल इनकम है वो बढ़ा है। दूसरी बात ये भी है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए डिमांड बढ़ा है। तो गवर्नमेंट भी अगर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करने की बात की जाए तो वहां पे मिलेट्स को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। फिर है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग अब धीरे धीरे खुद ही डिमांड कर रहे हैं मिलेट्स का। अगर आप जानते होंगे, एक नाम अगर आपने सुना होगा, डॉक्टर खद्दर वली, ही इज कॉल्ड एज मिलेट मैन ऑफ इंडिया।
ये बेसिकली बेंगलोर के रहने वाले हैं और इन्होंने एक तरीके से मिलेट्स का प्रोडक्शन बेंगलोर के आसपास के रीजन में रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। खासकर इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करके, तो इनके हिसाब से जो क्रोनिक एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी में वो भी ठीक हो सकते हैं अगर मिलेट्स को हम कंज्यूम करें तो। ठीक है, आप डायबिटीज की बात कर लें, आर्थराइटिस, अस्थमा, इसकी भी बात कर लें, इनका क्लेम ये भी है कि कैंसर तक ठीक हो सकता है अगर हम मिलेट्स कंज्यूम करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। राइस का, व्हीट का जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में लोग समझ गए और मिलेट्स का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। तो इसकी बेसिकली मिलेट्स के प्रोडक्शन की बात की गई है इसमें। और ये जो टर्म है, ये जो स्कीम है, ये 2016 के प्री में आ चुका है इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि मेंस में, प्री में, यूपीएससी के दोनों में मिलेट्स टॉपिक का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है यूपीएससी के लिए। फिर है प्राइस सपोर्ट स्कीम, कि जो फार्मर्स हैं उनको प्राइस सपोर्ट दिया जाए मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाएं मिलेट्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं मार्केट में। फिर बात यह आती है कि जो पीडीएस सिस्टम है वहां पे मिलेट्स को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे। गवर्नमेंट इनफैक्ट बाजरा को इंट्रोड्यूस किया है पीडीएस में। वैसे ही मिड डे मील स्कीम में मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बच्चों की हेल्थ के लिए। फिर गवर्नमेंट ने बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है, किसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को। तो गवर्नमेंट काफी सीरियस है मिलेट्स के प्रमोशन को लेके, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं उसमें, क्योंकि कई बार मिलेट्स की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है, लोगों के बीच में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, और कई बार ये एक कहा जाता है कि ये गरीब लोगों का खाना है, तो दिस इज नॉट मच सुटेबल फॉर एफ्लुएंट वंस। तो लोगों में ये अवेयरनेस इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि दिस इज मच बेटर फॉर योर हेल्थ एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द पुअर पीपल टू कंज्यूम बट फॉर एवरीवन टू कंज्यूम। ठीक है, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। और ये था हमारा डिस्कशन मिलेट्स के बारे में। जो दूसरा टॉपिक है आज के डिस्कशन का वो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जेपीसी के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ओपोजिशन लगातार डिमांड कर रहा है जेपीसी बैठाने के लिए इन अदानी इशू। आज हम डिस्कस ये करेंगे कि जेपीसी क्या है, कैसे वो सेटअप होती है और कैसे वो इन्वेस्टिगेट करती है, उसके रिपोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, और अगर यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी ने बार बार यूपीएससी पूछती है स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में। तो देखें, ये क्वेश्चन आया था पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के बारे में, वैसे ही जेपीसी के बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि जेपीसी पे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है। देखिए, इंडिया में पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर और फिर एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव का कमिटी सिस्टम बनाया है। कमिटी सिस्टम में जो कमिटी सिस्टम है पार्लियामेंट का वो दो तरह का है। पहला स्टैंडिंग कमिटीज लाइक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमिटी, ये सब स्टैंडिंग कमिटी हैं। फिर होती हैं एडहॉक कमिटी, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है एडहॉक कमिटी। तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है, इट इज ए टाइप ऑफ एडहॉक कमिटी। इसको पार्लियामेंट बनाती है फॉर स्पेशल पर्पस और किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए ये ऑपरेट करती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ ए सब्जेक्ट और बिल, चाहे बिल इन्वेस्टिगेट करना हो या फिर कोई करप्शन का मैटर इन्वेस्टिगेट करना हो, उस सब्जेक्ट वही इनका मैंडेट होता है। मेंबरशिप कैसे होता है? मेंबरशिप दोनों हाउसेस का हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। मेंबर्स जो इसके होते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो ट्रेजरी बेंच है, उसके मेंबर्स होते हैं, ऑपोजिशन के भी मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है, और जब भी इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। पहली बात यह है कि एडहॉक कमिटी, पार्लियामेंट इसको स्पेशल पर्पस के लिए बनाती है। ऑब्जेक्टिव इनका डिटेल स्क्रूटनी ऑफ ए सब्जेक्ट रेफर टू द कमिटी। मेंबरशिप दोनों हाउसेस का होता है, और जो कमिटी है वो डिसबैंड कर दी जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स टास्क। अब बात यह है कि जेपीसी को बैठाया कैसे जाता है। ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन जेपीसी के बारे में। जेपीसी सेटअप कैसे किया जाता है?
तो एक चाहे पार्लियामेंट लोकसभा में चाहे राज्यसभा में एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है जेपीसी को बिठाने के लिए या फिर जेपीसी बनाने के लिए, तो वो मोशन किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और मोशन अगर वो पास हो गया, वो मोशन जाएगा दूसरे हाउस के पास। तो अगर लोकसभा ने मोशन इंट्रोड्यूस किया है और पास किया है, वो मोशन जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसको एग्री करेगी। अगर राज्यसभा भी एग्री कर गई तो जेपीसी को बनाया जाएगा। ठीक है, जेपीसी में जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, बोथ पार्टी ट्रेजरी ब्रांच और ओपोजिशन दोनों के मेंबर्स होते हैं। अब ये है कि ओपोजिशन का मेंबर्स का नंबर क्या होना चाहिए, तो कितने मेंबर्स होने चाहिए इसमें, ये भी पार्लियामेंट्री डिसाइड करती है। जब भी मोशन इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा या राज्यसभा में तो तभी डिसाइड हो जाता है कि कितने इसमें मेंबर्स होने चाहिए। कई बार 30 मेंबर्स भी होते हैं, कई बार 15 मेंबर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो और इसका जो मैंडेट होता है, मैंडेट भी डिसाइड हो जाता है मोशन में ही। ठीक है, कि इसका मैंडेट क्या होगा, मींस कि जेपीसी बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है। अभी जो डिमांड हो रही है वो अदानी इशू को इन्वेस्टिगेट करने का डिमांड हो रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन जेपीसी किसी भी डॉक्यूमेंट को मांग सकती है, किसी से भी, किसी प्राइवेट फर्म से भी या फिर गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट डिक्लाइन कर सकती है अगर किसी तरह का सेंसिटिव या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट है तो। बट मोर ऑफन देन नॉट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जेपीसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसी को भी जेपीसी समन कर सकती है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पर्सन हो, दोनों को समन कर सकती है जेपीसी। उसके बाद जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट सबमिट करती है जेपीसी गवर्नमेंट को इनफैक्ट रिकमेंडेशंस देती है जेपीसी। ठीक है, और जब भी जेपीसी रिकमेंडेशंस देती है तो ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इनका परसुएसिव वैल्यू हो सकता है, पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है। ओपोजिशन कॉर्नर कर सकता है गवर्नमेंट को कि जेपीसी की जो रिकमेंडेशंस है उसको इंप्लीमेंट किए जाएं। ठीक है, तो जेपीसी के रिकमेंडेशंस का परसुएसिव वैल्यू है, न कि बाइंडिंग होते हैं वो। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कैन चूज टू इन्वेस्टिगेट फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ जेपीसी रिकमेंडेशंस, लेकिन गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि गवर्नमेंट आगे उस मैटर पे इन्वेस्टिगेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फॉलो अप एक्शन उस पर लेना पड़ेगा। नहीं, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है तो क्यों नहीं कि उसका रीजन देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द फॉलो अप एक्शन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ जेपीसी रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं, क्या एक्शंस नहीं लिए हैं, अगर एक्शंस नहीं लिए हैं तो क्यों नहीं लिए हैं, ये जो सारी चीजें हैं तो ये जेपीसी बनाती है फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है, ये जेपीसी सबमिट करती है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट फिर इस रिपोर्ट को डिस्कस कर सकता है और गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाया सकते हैं कि अगर एक्शंस लिए गए तो उनका क्या कंक्लूजन रहा, क्या आउटकम रहा, अगर एक्शंस नहीं लिए गए तो क्यों नहीं लिए गए। इस मैटर पे ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक्शन टेकन रिपोर्ट जेपीसी सबमिट करती है पार्लियामेंट को, उसमें होता है और उस रिपोर्ट को डिस्कस किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है और गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो अब बात यह है कि जेपीसी का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक इसमें लैक्यूना, पहली बात यह है कि एक कह सकते हैं एक टूथलेस टाइगर है जेपीसी, क्योंकि जेपीसी का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस गवर्नमेंट इग्नोर कर सकती है जेपीसी के रिकमेंडेशंस को, अगर उसका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कॉम्प्रोमाइज होता है तो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस ये है इसका कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है जो कि कभी कभी यूज किया जाता है। कोई भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन है उस समय जेपीसी को बैठाया जा सकता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है जिसको कि बार बार पार्लियामेंट इस्तेमाल नहीं करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। फिर बात इसमें यह है कि जो स्क्रूटनी है इसमें इम्पार्शियल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ट्रेजरी बेंचेस के, गवर्नमेंट के और ओपोजिशन के दोनों के मेंबर्स होते हैं इसमें जेपीसी में। तो जो इसका इन्वेस्टिगेशन होता है वो इम्पार्शियल होता है, जो रिपोर्ट होता है वो भी इम्पार्शियल होता है। तीसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इट इज हैंडी टूल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लेता है तो उसके ऊपर सवाल उठाया सकते हैं। तो जेपीसी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है पार्लियामेंट का टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और इसको रेयर ऑफ द रेयर केसेस में यूज किया जाता है।
अभी तक जेपीसी की हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में इनफैक्ट सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाया गया है। एक बार स्टॉक मार्केट इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था। जो लास्ट जेपीसी था वो 2G स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जेपीसी जो है काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है और इसीलिए इसको बहुत कम बार यूज किया जाता है। फाइन, यूपीएससी के लिए इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जेपीसी न्यूज में है और पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में यूपीएससी पूछती रहती है, लाइक एस्टिमेट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। तो उसी लाइन पे अगर हम देखें तो जेपीसी अभी तक नहीं पूछा गया है और इसको कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था जेपीसी भी डिस्कशन। जो थर्ड आर्टिकल है आज का वो है आईपीसीसी के रिपोर्ट पे। तो आईपीसीसी यूनाइटेड नेशंस का एक पैनल है, ठीक है, जो कि रिसर्च कंडक्ट करता है। इनफैक्ट आईपीसीसी का अपना कुछ रिसर्च नहीं होता है। आईपीसीसी कैसे काम करती है कि दुनिया भर में जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो, कोई यूनिवर्सिटी कर रहा हो या फिर कोई इंडिविजुअल रिसर्च कर रहा हो, उन सारे रिसर्च पेपर्स को इकट्ठा करके उनमें जो क्या क्या डिस्कशंस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या उसमें रिकमेंडेशंस हैं, उनका एनालिसिस करके आईपीसीसी एक अपना रिपोर्ट तैयार करता है और यूएन को सबमिट करता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सारे जो भी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स को अवेयर किया जाए, या फिर ये कहें कि जो नेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं क्लाइमेट एक्शन में, उनको पॉलिसी सजेशंस दिए जाएं कि क्या एक्शन लिया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। अगर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस दिए गए हैं, सभी कंट्रीज ने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं और ये कमिटमेंट दिया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आईपीसीसी की रिपोर्ट हेल्पफुल हो सकती है। फाइन, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या आईपीसीसी की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट में जो पहला पॉइंट ये है कि अभी तक जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल क्लाइमेट है इनफैक्ट, वो 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्म हो चुका है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्म हो चुका है। ठीक है, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल में बढ़ा है। आईपीसीसी का कहना यह है कि जो पिछले 2 मिलियन ईयर्स में इतना कंसंट्रेशन CO2 का नहीं रजिस्टर किया गया है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो CO2 की बात की गई इसमें। जो ग्लेशियर्स हैं वो जिस पेस से रिट्रीट किए हैं या फिर जिस अमाउंट से रिट्रीट किए हैं, वो पिछले 2000 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो क्लाइमेट अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अर्थ का क्लाइमेट कई बार वार्म हुआ है, कोल्ड हुआ है, लेकिन पहले जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक रीजंस थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं क्लाइमेट वार्मिंग को लेकर, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं क्लाइमेट वार्मिंग के पीछे। ठीक है, तो ग्लेशियर रिट्रीट हुआ है जो लास्ट डिकेड रहा है, यानी 2010 टू 2019-2020, ये सबसे वार्मर रहा है पिछले 1,25,000 साल में। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सी लेवल राइज की इसमें बात की गई है। जो आर्कटिक आइस होते हैं समर में वो रिसीड करते हैं, लेकिन जो लास्ट समर था 2022 का, उसमें जो रिसीड हुए हैं वो सबसे ज्यादा हुए इस बार। फाइन, फिर है कि जो ओशन वार्मिंग है वो भी ज्यादा हुआ है और ओशन एसिडिफिकेशन भी ज्यादा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ओशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं क्लाइमेट से, एटमॉस्फेयर से। तो जब कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका जो एसिडिक वैल्यू है, वो एसिडिक लेवल वो बढ़ जाता है। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं आईपीसीसी के, और सारे फाइंडिंग्स को पिछले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखा गया है कि अगर ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं तो पिछले 2000 साल में ऐसा नहीं हुआ है। अगर लास्ट डिकेड वार्म रहा है तो पिछले 1,25,000 साल में कोई भी डिकेड या कोई भी साल इतना वार्म नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सारा जो फाइंडिंग्स है उसको रखा गया है। और आईपीसीसी का कहना यह है कि जो ऑलरेडी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इंपैक्ट झेल रही है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, आईपीसीसी का कहना यह है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, हर जगह लोग 12 महीने में एटलीस्ट एक महीने सेवर वाटर क्राइसिस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, सेवर वाटर क्राइसिस यानी कि वाटर शॉर्टेज, एक तरह से एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाटर शॉर्टेज इनफैक्ट। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होगा क्या कि वेक्टर बोर्न डिसीज हो रहे हैं,
लाइक मलेरिया, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। तो वेक्टर बोर्न डिसीज भी हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है। आप देखें कि कहा गया है कि जो अभी फरवरी, इंडिया में जो फरवरी का महीना रहा है वो अब तक का सबसे हॉटेस्ट मंथ रहा है, फरवरी ऑफ 2023। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे कम होगी? देखें, जैसे कि व्हीट का आप एग्जांपल लें कि ये अभी खरीफ सीजन चल रहा है, व्हीट के क्रॉप्स लगे हुए हैं। तो जो ये फरवरी का महीना होता है, 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक जो व्हीट के जो दाने होते हैं, ठीक है, उनमें जो कंटेंट है वो भरता है। तो अगर व्हीट का कोई दाना है, जितना मोटा होगा उसमें उतना ज्यादा कंटेंट होगा, उतना ज्यादा आटा बनेगा, लेकिन या फिर कहें उसका उतना ज्यादा वेट होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो, या फिर ये कहें कि मार्च के बजाय फरवरी का महीना ही बहुत ज्यादा गर्म एक्सपीरियंस किया गया, तो व्हीट के जो कर्नल्स है, जो उसके दाने हैं, उसमें जो कंटेंट फिलिंग है वो कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो व्हीट प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। अगेन, जो फ्लड स्टॉर्म्स हैं, हर साल 2008 से लेकर अब तक हर साल लगभग 20 लाख लोग, 20 मिलियन लोग, है ना, 20 मिलियन लोग अपना घर छोड़ रहे हैं ड्यू टू फ्लड एंड स्टॉर्म्स। इनफैक्ट पिछले दशक में, जहां आईपीसीसी का ये कहना है कि जहां एक दशक में एक बार हीट वेव एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था, लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 4 टाइम्स हीट वेव्स एक्सपीरियंस करने को मिला है। और जो बात हो रही है कि वर्ल्ड क्लाइमेट को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है उसकी वार्मिंग को, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर राइज होगा तो दुनिया में 950 मिलियन लोग वर्ल्ड के ड्राईलैंड रीजन्स में रहते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे वाटर स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस एंड डेजर्टिफिकेशन। तो अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करें, फिर भी जो ग्लोब पे क्लाइमेटिक इंपैक्ट है वो देखने को हमें मिलेगा, या फिर इनफैक्ट हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फाइन। अब बात ये होती है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर ओशन वार्मिंग हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं, ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि आईपीसीसी का कहना ये है कि बाय द ईयर 2025 तक ही जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको पीक करना होगा। यानी अगर हमें टेम्परेचर को लिमिट करना है, टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है वो 2025 तक ही इसको पीक होना होगा, उसके बाद हमें कम करना होगा अगर हमें 2050 तक नेट जीरो इमिशंस टारगेट अचीव करना है। तो 2025 तक ही जो एमिशंस है उनको पीक होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे हमें कंप्लीटली शिफ्ट होने की जरूरत है। अभी मैंने आपको बताया कि 2015 का टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का, ठीक है। तो अभी क्या है, 2023 है, 2023 और 2050 के बीच में जो जितना हमारे पास स्पेस है कार्बन एमिट करने का वो है 510 गीगाटन ऑफ CO2। 510 गीगाटन ऑफ CO2 हम एमिट कर सकते हैं अगर हमें 2050 तक अगर नेट जीरो टारगेट अचीव करना है तो। लेकिन जो करंट फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लाइक पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें या फिर और भी चीजें, तो उसके हिसाब से जो एमिशन होगा वो 850 गीगाटन CO2 एमिशंस होगा। तो अगर हमें फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होना है, नेट जीरो कार्बन अचीव करना है, तो करना क्या चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक ऑयल से जो भी पावर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ऑयल रिफाइनरीज है, इस तरह की चीजों को रिटायर करने की जरूरत है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक जो कोल से रिलेटेड न्यू पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैंसिल करने की जरूरत है, या फिर जो करंट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रेट्रोफिट करने की जरूरत है कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज किया जा सके। तो जैसे होता क्या है कि कोई इंडस्ट्री है जो कोल पे ऑपरेट कर रही है, लेट्स से कि आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है, वो एमिट कर रही है CO2, तो उनको उसका जो एमिशन सिस्टम है वहां पे कुछ टेक्नोलॉजीज लगाई जाए कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन को कैप्चर किया जाए और जो कार्बन कैप्चर होगा उसको एफिशिएंटली स्टोर किया जाए अंडरग्राउंड। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, चाहे वो ऑयल से हो, चाहे वो कार्बन कोल से हो, ये जहां भी कंज्यूम हो रहा है वहां से हमें शिफ्ट होकर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की जरूरत है। अब देखें कि
जब भी बात हो क्लाइमेट चेंज की और जब भी आपसे यूपीएससी मेंस में पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो क्या उसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, तो आपका जो डिस्कशन होना चाहिए वो 3-4 पॉइंट्स पे या फिर कहीं 5 पॉइंट्स के अलोंग ही होना चाहिए। पहली बात है कार्बन रिमूवल। कार्बन रिमूवल दो तरीके से हो सकता है। पहली बात तो ये है कि कार्बन कैप्चर किया जाए, दूसरी बात ये कि नेचुरल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जाए लाइक एग्रो फार्मिंग एंड ऑल, लाइक एफोरेस्टेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि एडेप्टेशन, फिर है मिटिगेशन, फिर है क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये 4-5 पॉइंट से इसके अलोंग सारा पर डिस्कशन होना चाहिए। तो जो कार्बन रिमूवल है, कार्बन रिमूवल के लिए सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट कैप्चर ऑफ कार्बन हो सकता है। तो इस तरह के कुछ नेचुरल तरीके हैं, ऑर्गेनिक तरीके हैं कार्बन को कैप्चर करने के लिए, कुछ आर्टिफिशियल तरीके हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो ओशन सिस्टम है, ओशन सिस्टम में जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर करें, सीवीड्स को कल्टीवेट करें, या फिर न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजेशन करें कि जो एसिडिटी है वो कम हो, ठीक है। तो इस तरह से एक और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल CO2 रिमूवल। तो कुछ आर्टिफिशियल हैं, कुछ नेचुरल तरीके हैं कार्बन को हटाने के लिए, कार्बन को सिक्वेस्टर करने के लिए एनवायरनमेंट से। जो नेक्स्ट तरीका है, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में बेसिकली बात ये की गई है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं सबके पास, सभी कंट्रीज के पास प्लानिंग है कि हमें एडेप्टेशन के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन प्लानिंग जो है इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इंप्लीमेंटेशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है? क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है, ठीक है, उनके पास फाइनेंस नहीं है। तो फाइनेंस कितना चाहिए? फाइनेंस एज पर आईपीसीसी रिपोर्ट सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो उनको जो ईयरली फाइनेंस चाहिए वो चाहिए $127 बिलियन पर ईयर बाय 2030, और ये जो अमाउंट है बढ़ के $250 बिलियन हो जाएगा पर ईयर बाय 2050, अगर उनको एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना है। तो चैलेंज में ये है कि इसका एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट करंटली अवेलेबल है, बेयरली जो अमाउंट अवेलेबल है अभी वो $50 बिलियन अवेलेबल है, ठीक है। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक मेजर हिंड्रेंस है इन क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन पे। अब देखें कि एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। कई बार हम बात करते हैं कि एडेप्टेशन की, मिटिगेशन की, लेकिन उसके एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, तो उसके एग्जांपल्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको बोला जाता है इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन, ठीक है। तो अगर वाइल्ड फायर हो रहा है, किसी जंगल में आग लगा है, तो बेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, अगर कहीं ड्राउट है तो एग्रो फॉरेस्ट्री, कहीं फ्लडिंग है तो जो वेटलैंड्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए। अगर आपको ये कंटेंट दिख नहीं रहा साफ साफ, तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे लिंक से तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। ये जो एग्जांपल से जो तरीके हैं बहुत क्रिटिकल हैं, आप इनको तमाम तरह के आंसर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि अगेन जहां पे सी लेवल राइज से कोस्टल इरोजन है वहां पे कोस्टल वेटलैंड्स उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, मैनग्रोव्स का प्लांटिंग किया जाए, तो और जहां भी इंटेंस रेनफॉल है अगेन वहां पे जो फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर किया जाए, जहां पे लैंडस्लाइड्स हैं वहां भी एफोरेस्टेशन की जरूरत है। तो इस तरह के जो नेचुरल तरीके हैं इनको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो जो भी क्लाइमेटिक रिस्क हैं उनसे कैसे हम अडॉप्ट करें नेचुरल तरीके से। और एडेप्टेशन और मिटिगेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में ही सबसे ज्यादा फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक इसमें इशू ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो जब बात होती है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके अंडर में जो वेस्टर्न कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो वेस्टर्न कंट्रीज का कहना यह है कि हम मिटिगेशन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे सबसे ज्यादा। चैलेंज में यह है कि मिटिगेशन में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी टेक्नोलॉजी से वेस्ट के पास हैं। तो अगर मिटिगेशन के लिए को लेके अगर वेस्ट फाइनेंस कर रहा है तो टेक्नोलॉजीज खरीदना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, और ये सारा पैसा जो घूम के दोबारा वेस्ट के पास जाएगा। तो एडेप्टेशन के लिए मेजर वे में फाइनेंस चाहिए, और वही मैं आपको बात की $127 बिलियन पर ईयर बाय 2030, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नेचुरल तरीके हैं एडेप्टेशन के लिए।
फिर हम बात करें मिटिगेशन को लेके, तो मिटिगेशन के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लाइक जो कोल प्लांट्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाए कि वहां से एमिशंस हो ही ना। क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाए, क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाए। जो बिल्डिंग्स हैं, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनको रेट्रोफिट किया जाए और उनको डीकार्बनाइज किया जाए कि वो जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद ही प्रोड्यूस करें, और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है बिल्डिंग्स वो खुद ही उनके पास वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो। फाइन। तो इस तरह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे एविएशन हो, रेलवे हो, रोड हो, उसको डीकार्बनाइज किया जाए, और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हॉल्ट किया जाए, और जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर किया जाए। जो बात होती है बोन चैलेंज, ठीक है, बोन चैलेंज में क्या है कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर किया जाए। तो इंडिया ने भी कमिट किया है कि बाय द ईयर 2030 इंडिया विल रिस्टोर 26 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। ठीक है, तो अगेन इसमें लाइफस्टाइल की बात की गई है, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की गई है कि रिड्यूस फूड लॉसेस, ईट मोर प्लांट एंड लेस मीट। ठीक है, तो ये कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, लाइक कार्बन रिमूवल, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये सारे तरीके हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज हैं। लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कभी भी क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आपको मेंस में आए तो आप कंक्लूजन में एक टर्म यूज करें, क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस मींस की दोज हु आर लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर द वन हु आर सफरिंग द मोस्ट। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, जिनका बेयरली कोई कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, वही कंट्रीज सबसे ज्यादा सफर करने जा रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन आईपीसीसी के रिकमेंडेशंस के बारे में, और यहां पे हमारा आर्टिकल डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।